बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जी जो लर्निंग आउटकम्स हैं वेव वाले ख़ास तौर पे टॉपिक में, इसमें प्रोग्रेसिव वेव v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से रिलेटेड आमतौर पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। और इसमें से जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा सिंपल को न्यूमेरिकल हो सकता है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल होता है, और कुछ इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडल वेव्स की जस्ट डेफिनेशन में से इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें से अक्सर इंफॉर्मेशन जो है वो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये जो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लॉन्गिट्यूडल वेव, ट्रांसवर्स वेव्स। नेक्स्ट जो मेन दो टॉपिक है हमारे, एक है स्टेशनरी वेव और दूसरा है इसमें से डॉपलर इफेक्ट। इनमें से न्यूमेरिकल आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। सो हमें ये न्यूमेरिकल जो है हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड। आज हम कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम कवर हो सके इंशाल्लाह उसको हम कवर करेंगे। सब लोग जो है उनको अब ज़रा देखें साउंड जो है वो क्लियर है, तो प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि यूनिट इम्पोर्टेंट है और इसमें से जो न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है इस वजह से हम प्रॉब्लम आ रहे हैं। ओके जी, डन हो गया। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो हम वेव की बात करते हैं, वेव क्या होती है? वेव कहते हैं जी एक मैकेनिज्म है बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और वेव में दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। क्या? इट ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। ये दो चीजों को ट्रांसपोर्ट करती है। एक हम कहते हैं एनर्जी और दूसरा मोमेंटम विद आउट ट्रांसपोर्टिंग द मैटर। अक्सर जो है यहाँ पे कहते हैं विद आउट ट्रांसपोर्टिंग द मैटर। इसका क्या मतलब होता है? देखो, सन से लाइट हम तक आ रही है तो वेव की फॉर्म में ही आ रही है ना, तो सन इटसेल्फ तो यहाँ नहीं आ रहा है। इसका मतलब है विद और ट्रांसपोर्टिंग द मैटर, जो है मैटर को ट्रांसपोर्ट किए बगैर जो है जो वेव है उसका काम ये है तो उसने डिस्टर्बेंस को आगे पास ऑन कर देना होता है। और डिस्टर्बेंस को पास ऑन करने के लिए वो जो है वो दो तरह के जो है ना वेव्स होती हैं, ज़ाहिर है। कुछ मीडियम को यूज़ करते हैं, कुछ मीडियम को यूज़ किए बगैर भी जो है एनर्जी और मोमेंटम आगे ट्रांसमिट कर देती हैं। इनकी जो मेन दो टाइप्स हैं वो सबको पता है कौन कौन सी है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, इसमें ना चार चार पॉइंट्स हैं। ये जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं ये ओसिलेट करती हैं बाय द मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब इन्होंने जो डिस्टरबेंस है वो आगे जो ट्रांसमिट करनी होती है, डिस्टरबेंस को आगे पहुंचाना होता है, वो किसके थ्रू होती है? मटेरियल के पार्टिकल। मटेरियल के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और डिस्टरबेंस को कैरी करके आगे जो है मुंतकिल करते जाते हैं। जबकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये प्रोपोगेट करती हैं बाय द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट करती रहती है। अच्छा, एज वी नो डैट कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं ये एक दूसरे के ना ऐसे हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आगे बढ़ते जाते हैं। सो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। यही वजह उनमें फ्रीक्वेंसी भी होती है। जैसे आप E इक्वल टू एच एफ वाला फॉर्मूला पढ़ते हो उसमें फ्रीक्वेंसी होती है एनर्जी ऑफ द वेव के लिए। सो प्रोपोगेट थ्रू ऑसिलेटिंग ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने एनर्जी, मैकेनिकल वेव्स होती है उसने एनर्जी ट्रांसपोर्ट करनी है, मोमेंटम भी ट्रांसपोर्ट करनी है विद और ट्रांसपोर्टिंग द मैटर। मैटर वहीं पे रहता है, एनर्जी और मोमेंटम आगे ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल यूं भी हो सकती है, अगर आप ना वर्टिकल ऐसे वर्टिकल ना बुक्स रख दें एक दूसरे के साथ, वर्टिकली ऐसे बुक्स रख दें, अगर आप एक बुक को गिराएंगे तो वो दूसरी के ऊपर गिरेगी, दूसरी तीसरी के ऊपर गिरेगी, तीसरी चौथी के ऊपर गिरेगी, एंड अप टू सो ऑन। तो डिस्टरबेंस आगे मूव करती जाती है, मोमेंटम और एनर्जी आगे ट्रांसपोर्ट होती जाती है, लेकिन मैटर वहीं का वहीं रहता है। सो यहाँ पर जो है दूसरा इसमें भी कहता है ये भी एनर्जी और मोमेंटम जो है जो है वो ट्रांसमिट करती है थ्रू स्पेस, क्योंकि इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो मैकेनिकल वेव जो है दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, जबकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इसकी एग्जांपल क्या है? साउंड वेव मैकेनिकल होती हैं, वाटर वेव मैकेनिकल हैं, स्ट्रिंग वेव जो है वो मैकेनिकल हैं, स्प्रिंग वेव्स मैकेनिकल हैं। जबकि एग्जांपल जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पोर्शन है, जिसमें रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, एक्स रेज हैं, लाइट वाला पोर्शन है, ठीक है जी, गैमा रेज हैं, ये सारी की सारी जो है वो कौन सी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं।
अच्छा, प्रोग्रेसिव वेव कौन सी होती है? प्रोग्रेसिव वेव हम कहते हैं वेव विच ट्रांसफर एनर्जी एंड मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव का नाम दे देते हैं। अच्छा, इसकी प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है? सपोज करें आप ना किसी नदी के किनारे बैठे हुए हैं, सपोज ही वैसे कर सकते हैं, आप किसी ना नदी के किनारे बैठे हैं, आपने क्या किया, एक स्टोन पकड़ा और स्टोन को ऐसे फेंका नदी में। अब देखिए नदी में स्टिल वाटर है, तो जहां जाके स्टोन गिरेगा उसके अराउंड सर्कुलर फॉर्म में वेव्स जनरेट होंगी। क्या वो सर्कल जो है वो एक जितना ही रहेगा कि वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा? अगर आप और करें तो वो क्या होता है, वो सर्कल बड़ा होना शुरू हो जाता है, वेव ट्रांसमिट होती है और बड़ा होते बाहर की तरफ आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेव है अगर पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से अवे मूव कर रही है तो ऐसी वेव को क्या बोलते हो? प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। और जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं इनकी दो मेजर टाइप्स हैं, कौन कौन सी? ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडल वेव। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव बड़ा सिंपल है। ट्रांसवर्स वेव में हम कहते हैं द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर डिस्प्लेस्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और इसमें परपेंडिकुलर क्यों होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, उसको आपने एक जर्क दिया। अब जर्क दिया तो उसमें ज़ाहिर है वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर आप वेव के ये स्ट्रिंग के पार्टिकल्स की मोशन देखें तो ये अप एंड डाउन है, अप डाउन ऊपर नीचे मूव कर रही है। जबकि वेव की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो हाथ के लिहाज से देखें या ये वाला जो एरो है इसके लिहाज से देखें। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास जो है ये अगर डायरेक्शन ऑफ जो है वो मोशन ऑफ वेव है और आपकी जो पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन है वो प्रोपोगेशन जो है वो अप एंड डाउन है, तो दोनों में जो एंगल है वो कितना बनेगा? 90, यानी कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि ऐसी वेव जिसमें मटेरियल के मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मूव कर रहे हैं, वो ट्रांसवर्स होती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का मतलब है जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही हो वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है। अच्छा, यहाँ पर दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में इसको एज ए इंफॉर्मेशन पूछा जाता है। जो ट्रांसवर्स वेव है ना, कहता है कैन नॉट प्रोपोगेट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इन विस्कस मीडियम, फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स एट द सरफेस ऑफ द वाटर। रिपल टैंक से हम सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर ट्रांसवर्स वेव जो है उनको प्रोड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी डाई आउट कर जाते हैं, बहुत जल्दी डाई कर जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, एक ना इंफॉर्मेशन के लिए ना आप नोट कर लें, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, अंडर वाटर जो है हम रेडियो वेव्स यूज क्यों नहीं करते फॉर कम्युनिकेशन पर्पस जो है, जबकि अर्थ के ऊपर कम्युनिकेशन पर्पस जैसे रडार वगैरह उसमें हम रेडियो वेव्स का यूज कर रहे होते हैं। सेल फोन में भी रेडियो वेव्स का यूज हो जाता है। जो अर्थ बेस्ड कम्युनिकेशन है वहाँ रेडियो वेव यूज करते हैं। अंडर वाटर जो है वो हम जो है रेडियो वेव्स यूज नहीं करते। वो कौन सी वेव्स यूज करते हैं? अल्ट्रासाउंड। जो सबमरीन्स वगैरह होती हैं उसमें अल्ट्रासाउंड यानी साउंड की एनर्जी यूज करती है, जिसको हम कहते हैं अकॉस्टिक एनर्जी। अब बात यह है कि वहाँ अल्ट्रासाउंड का क्यों यूज होता है, वहाँ रेडियो वेव क्यों नहीं यूज होता है? यही वजह है जो अभी मैंने हाईलाइट की है। वजह यह है कि जो रेडियो वेव और ट्रांसवर्स वेव है, जितनी भी लाइट वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये सारी कौन सी हैं? ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। तो ट्रांसवर्स जो वेव्स होती हैं वो ज़्यादा एप्रिशिएबल डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं कर सकती इन अ विस्कस मीडियम जो है इन। तो इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं कि जो भी विस्कस मीडियम हो, वाटर हो, कोई हार्ड मीडियम है, वहाँ जो है वो ट्रांसवर्स वेव ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक हो गया? इसीलिए अंडर वाटर जो है हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ करते हैं रादर दैन रेडियो वेव्स। नेक्स्ट जो है जी, इसमें हमारे पास इसकी जो एग्जांपल्स कहते हैं वेव इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग, लाइट वेव्स जो हैं, ये लाइट वेव अक्सर पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव जो है रिप्रेजेंट ट्रांसवर्स नेचर जो है या ट्रांसवर्स वेव, उसमें से अक्सर ऑप्शन जो है वो लाइट होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गिट्यूडल वेव, इस तरह का ऑप्शन जो है वो याद रखना है। ये स्पेक्ट्रम जो है वो आप एक दफ़ा बुक से देखिएगा, लेकिन इसको मैं लाइट के यूनिट में इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में डिटेल से डिस्कस करूंगा। फॉर द टाइम बीइंग जो है जस्ट आपने इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना। लॉन्गिट्यूडल वेव्स कौन सी होती हैं? जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब अगर आप स्प्रिंग है उसको अगर आप जो है वो पुल करके छोड़ देते हैं तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती है वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में आगे ट्रेवल कर रही होती है, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में आगे ट्रेवल कर रही होती है। जबकि ये जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडल वेव है ये
जो है वो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन जो है इसकी फॉर्म में आगे बढ़ती है। तो जहाँ मीडियम के पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं वो वाला पार्ट कहलाता है कंप्रेशन, जहाँ एक्सपेंड कर जाते हैं वो होता है रेयरफेक्शन। और एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे कंप्रेशन तक का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है, एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस वन वेवलेंथ के इक्वल होता है। और वन ट्रफ टू अनदर ट्रफ भी जो है वन वेवलेंथ होगा, वन रेयरफेक्शन टू अनदर रेयरफेक्शन भी वन वेवलेंथ के इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ कहता है फॉर एग्जांपल साउंड वेव एंड कंप्रेशनल वेव्स आर इन अ स्प्रिंग वाटर जो है, एंड वाटर वेव्स अंडर द सरफेस ऑफ वाटर जो है अक्सर जो है वो कौन सी होती हैं, ये जो है लॉन्गिट्यूडल होती हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास जैसे साउंड है, साउंड जो है इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडल वेव, चूँकि साउंड जो है इट आल्सो ट्रेवल थ्रू कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, देन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, और इस तरह से एयर में पहुंच जाती है। एयर ड्रम के ऊपर जाके कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बारी बारी जो है वो स्ट्राइक करते हैं और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके वहाँ पर साउंड पहुंच जाती है। सो नेक्स्ट ही पीरियोडिक वेव क्या होती है? पीरियोडिक वेव हम कहते हैं कि जी जो जिसमें कंटिन्यूअस रेगुलर रिदमिक डिस्टर्बेंस हो, वो आपके पास जो है वो क्या कहलाती है जी? पीरियोडिक वेव कहलाती है। मतलब आप समझ लें जो अपने आप को रिपीट कर रही हो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो है, और उसमें एक रिदम भी हो, ऐसी वेव को पीरियोडिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूनिंग फोक से प्रोड्यूस होने वाली वेव जो है उसको हम रिदमिक कह सकते हैं, उसमें भी कंप्रेशन और रेफेक्शन ही होते हैं। अच्छा, क्रस्ट क्या होता है? द पोर्शन अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन जो है उसको हम क्या कह देते हैं? वो होता है जी क्रस्ट। और बिलो द मीन पोजीशन जो है उसको हम क्या कह देते हैं? वो होता है ट्रफ। और कहता है जी एम्पलीट्यूड ऑफ द, ये जो क्रस्ट और ट्रफ होता है ये बेसिकली किसको शो कर रहा है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव को शो कर रहे होते हैं। जितना क्रस्ट जो है वो ज्यादा होगा उतना एम्पलीट्यूड भी वेव का ज्यादा होगा। तो ये बेसिकली एम्पलीट्यूड को क्रस्ट और ट्रफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो वेवलेंथ जैसे मैंने आपको बताया, वेवलेंथ का क्या होता है जी? फ्रॉम टू कंसेक्टिव क्रस्ट या टू कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम वन वेवलेंथ कहते हैं। और एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ के इक्वल होगा। वेव स्पीड क्या होती है जी? द स्पीड ऑफ द वेव इज मेजर्ड बाय द वेव, कहता है जी क्रस्ट ओवर अ मेजर डिस्टेंस जो है। तो इसमें जो है अगर एक वेव जो है वन वेवलेंथ के इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, यही वजह है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम हम कह सकते हैं। तो वन ओवर टी चूंकि क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, इसीलिए हम इसको कह देते हैं v इज इक्वल टू एफ लेमडा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो है वो छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आप इजीली आंसर कर देंगे। v इज इक्वल टू एफ लेमडा के फॉर्मूले से वेवलेंथ फाइंड करना आ सकती है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना आ सकती है, वेलोसिटी फाइंड करना आ सकती है। तो ये वाला फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आपने अप्लाई करना है। इस फॉर्म में भी इसको याद रखना है। समटाइम्स फ्रीक्वेंसी की जगह टाइम पीरियड गिवन होता है। फ्रीक्वेंसी जब भी आएगी आपको कहा जाएगा नंबर ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम अ सोर्स पर सेकंड, वो हमेशा फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है वो जरा गौर से सुने, सबसे इम्पोर्टेंट। और अब आपने इसको नोट डाउन भी कर लेना है, भूलना नहीं है। अक्सर पता नहीं स्टूडेंट जो है इस वाले कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज क्यों होते हैं, हालांकि नहीं होना चाहिए। गौर से सुने, अक्सर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स, कौन से इनमें से पैरामीटर जो है, कहता है जी डज नॉट चेंज जो है विद द चेंज इन मीडियम। इनमें से कौन सा जो है वो मीडियम के चेंज होने से चेंज नहीं होता? अब देखें कि इसमें ऑप्शन है जी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एम्पलीट्यूड। आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी विद द चेंज इन मीडियम जो है वो चेंज नहीं होती। अब क्यों नहीं होती? अब बहुत सारे कहते हैं जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फॉर्मूला है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्यों चेंज नहीं होती? जरा और से सुन लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी असल में डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर। फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर? सोर्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल अब ये मेरे पास जो है वो लेट से एक सोर्स हम कंसीडर कर लेते हैं। ये एक सोर्स है, और सोर्स ऑफ लाइट को लेट से हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास लेट से एक सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है। अच्छा, अब यहाँ से जो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जितनी जनरेट हो रही हैं यहाँ से, वो आगे अगले मीडियम में एंटर हो रही है। मतलब एयर से लेट से एंटर होना उन्होंने वाटर में, एयर से वाटर में एंटर होना है। लेट से कि ये वाला मीडियम जो है उसको मैं कह देता हूँ कि ये वाला मीडियम जो है वो एयर है, ठीक हो गया। और ये वाला जो मीडियम है लेट से मैं कह देता हूँ कि ये कौन सा है? ये वाटर है।
अच्छा, बात ये है कि जब लाइट वेव या कोई भी वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, सो फ्रीक्वेंसी ने चेंज नहीं होना। देखो ना, जो सोर्स है जितनी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जनरेट कर रहा है उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा ना। तो सोर्स जो है वो उधर ही रहेगा। मीडियम चेंज होने से उसकी जनरेशन ऑफ वेव पे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेट से अगर वो 4 वेव्स पर सेकंड जनरेट कर रहा है, 1 2 3 4, तो 4 वेव्स पर सेकंड ही जनरेट करता रहेगा। तो अब वो 4 वेव्स चाहे एयर में एंटर हो जाए, चाहे वो 4 वेव्स आगे जाके वाटर में एंटर हो जाए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। लेकिन क्या चेंज होता है? कहता है कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इज फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। उसकी फ्रीक्वेंसी ने चेंज नहीं होना, बट स्पीड भी और वेवलेंथ भी दोनों चेंज हो जाती हैं। स्पीड भी चेंज हो जाएगी, यानी वेव स्पीड भी चेंज होगी, और वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, दोनों चेंज हो जाती हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम रहती है। और कहता है वेव फ्रंट डू नॉट पाइल अप नॉर दे क्रिएटेड आर डिस्ट्रॉयड एट द बाउंड्री, सो फ्रीक्वेंसी जो है वो मस्ट रिमेन सेम। कहता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे एंटर हो रही होती है मीडियम में, तो वेव फ्रंट जो है वो उस पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि ना तो वहाँ कोई जो है वो कोई कहता है क्रिएट होता है न्यू वेव फ्रंट, ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है। तो याद रखना है कि विद द चेंज इन मीडियम फ्रीक्वेंसी जो है वो वेव की चेंज नहीं होती। अच्छा, आगे ना एक और इम्पोर्टेंट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अक्सर आता है, वेव स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब चूंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हम कह रहे हैं, और f को हमने कह दिया कि ये कांस्टेंट है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और f को हम कह रहे हैं कांस्टेंट है। अगर f कांस्टेंट हो गया तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा। यानी कि वेव स्पीड और वेवलेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये है, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी स्पीड भी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ कम होगी स्पीड भी कम हो जाएगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि विद द चेंज इन मीडियम, अगर मीडियम चेंज होता है तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? ये कैसे पता चलेगा? एक फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना है। फॉर्मूला जरा गौर से नोट कर लें। देखिए हमारे पास है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब ये है जो है वो स्पीड जो है वो किस में? मीडियम में। ये जो है वो मैंने जो स्पीड का फॉर्मूला लिखा है ये मीडियम के लिए लिखा है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है जी, मीडियम के लिए। ठीक है, अब v इज इक्वल टू एफ लैम्डा प्राइम, एफ तो चेंज नहीं होगा, लैम्डा चेंज होगा, स्पीड चेंज होगी। c इज इक्वल एफ लैम्डा जो है ये किसके लिए फॉर्मूला होता है? वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए। तो जब भी लाइट या कोई भी वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? हम एक जस्ट फॉर्मूला जस्ट जानना चाह रहे हैं ताकि हमें इजी हो जाए, हम जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए हम इजीली आंसर कर सकें। ये मेरे पास ये v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इक्वेशन है मीडियम के लिए। जब कोई लाइट मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी v, और वेवलेंथ यानी लैम्डा प्राइम जो है वो भी चेंज हो जाएगा। वैक्यूम में c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर मैं इन दोनों के एक दूसरे से डिवाइड कर दूं तो c ओवर v जो है ये किसके इक्वल होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। c ओवर v जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो मैं c ओवर v की जगह क्या लिख सकता हूँ? n। यहाँ से अगर लैम्डा प्राइम में फाइंड करूँ तो आ जाएगा लैम्डा ओवर n। अब गौर से सुनना है, सिर्फ आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद रखना है। मैंने तो आपको ड्राइव भी कर दिया ना, कहाँ से आया ये फॉर्मूला? आप लोगों ने जस्ट याद रखना है। ये फॉर्मूला हमें बताएगा कि किसी भी मीडियम चेंज होने से स्पीड बढ़ेगी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी या कम होगी, फ्रीक्वेंसी ने तो सेम रहना है। अब जरा गौर से देखें, अगर आप एयर से वाटर में जा रहे हैं, सपोज करें कि आप रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हो, यानी एयर से वाटर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है चूंकि बढ़ गया, अब एयर से वाटर में गए हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो गया। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अगर वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वेवलेंथ। तो जब भी आपने ये जानना हो कि विद द चेंज इन मीडियम जो है वेवलेंथ बढ़ी है कम हुई है, तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा ओवर एन। एन यहाँ क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर रेयर से आप डेंसर मीडियम गए हो तो डेंसर में एन की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो लैम्डा प्राइम कम हो जाएगा। अगर आप डेंसर से रेयर गए हो तो एन की वैल्यू कम होगी तो लैम्डा बढ़ जाएगा, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के फॉर्मूले। तो विद द चेंज इन मीडियम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, और
जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। और यहाँ से मैंने आपको बता भी दिया है कि वेवलेंथ कम ज़्यादा कैसे हो सकती है। फिर एक आपके पास दो फॉर्मूले हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम जो है लाइट के चैप्टर में जाके यूज़ भी करेंगे, आपको इनका फॉर्मूला भी वहाँ यूटिलाइज भी करेंगे। फॉर द टाइम भी आप इनको जस्ट ना याद रख लें, इस वाले फॉर्मूले को जस्ट जो है वो आपने याद रखना है। इंटेंसिटी जो वेव की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर होती है, और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट भी होल स्क्वायर होती है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि अगर हम किसी वेव का एम्पलीट्यूड डबल कर देते हैं, अगर हम किसी वेव का एम्पलीट्यूड डबल करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा, सॉरी इंटेंसिटी के साथ क्या होगा, इंटेंसिटी उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर हम किसी वेव का एम्पलीट्यूड डबल करेंगे उसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर हम किसी वेव की फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं, फ्रीक्वेंसी डबल करने से इंटेंसिटी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक हो क्या? अच्छा, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, और इसमें आप सब लोगों ने इजीली पढ़ा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्या मतलब होता है। जब 2 और मोर देन 2 वेव जो है पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट और वो एक दूसरे से इनकाउंटर करें, एज ए रिजल्ट जो है उनके जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो सम हो जाते हैं, एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में ऐड अप हो जाएंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल हम कहते हैं वो उनका जो सम है डिस्प्लेसमेंट्स का वो हमें एक नया जो है नई वेव दे देता है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, इम्पोर्टेंट टू नो कि ये जो हमारे पास 3 इसके रिजल्ट्स आते थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के, अगर सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में दो वेव ट्रेवल कर रही हूँ और एक पॉइंट पे आके इनकाउंटर करें तो कौन सा फिनोमिना होता है जी, इंटरफेरेंस। अगर दो वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और ट्रैवलिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन जो है तो कौन सा फिनोमिना, बीट्स। और अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल हो और डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो तो क्या प्रोड्यूस होता है, स्टेशनरी वेव, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। स्टेशनरी वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है। अच्छा, यहाँ पर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्टेशनरी वेव्स पढ़ने से पहले हमें ना एक वी शुड नो अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ऑलरेडी आपको पता भी होगा। अगर कोई भी जो है वो ट्रांसवर्स वेव जो है वो कहता है अगर जो है इनकाउंटर करती है रेयर मीडियम से, कहाँ, डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर आती है, तो जो फेज चेंज होगा वो कितना होगा, 180 का फेज चेंज आएगा। आप 180 जो है इसका जो है वो फेज चेंज आता है। ठीक है जी, अगर जो है वेव कहाँ से जी, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो फेज चेंज जो आएगा इसमें 180 का फेज चेंज आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है, 180 जो है ये फेज जो होता है, इसको मैंने अब वैसे हम बता भी चुका हूँ पहले ऑसिलेशन के टॉपिक में। 180 को हम लैम्डा बाय 2 भी कहते हैं, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो 180 का मतलब जो है वो लैम्डा बाय 2 भी होगा, यानी कि लैम्डा बाय 2, तो हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो अब हाफ ऑफ द वेवलेंथ का मतलब क्या है कि अगर जाके वहां क्रस्ट टकराया ना, अब अगर ये वाला जो है वो रेयर मीडियम था, रेयर मीडियम जो है वो जाके आगे इस वाली बाउंड्री वॉल से टकराया, डेंसर मीडियम से टकराया है, तो अगर वहां जाके क्रस्ट टकराया तो वापस क्या मिलेगा, ट्रफ, यानी क्रस्ट ट्रफ में बन चेंज हो जाएगा। तो जरा गौर करो, पूरा हाथ ऐसे रख के देखें, जब क्रस्ट जो है वो ट्रफ में चेंज होगा तो कितना टोटल एंगल चेंज होगा, 180 का एंगल चेंज होगा, यानी हाफ ऑफ द वेवलेंथ जो है उसमें फेज शिफ्ट आ जाएगा। लेकिन अगर जो है वो कोई वेव डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आए, इनकाउंटर करे, तो विद ऑड फेज चेंज जो है वो, अगर क्रस्ट आया है तो क्रस्ट ही वापस जाएगा, अगर ट्रफ आया है तो ट्रफ ही वापस जाएगा, किसी किस्म का कोई फेज चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से याद रखने आप लोगों ने। नेक्स्ट जी, अब हमने स्टार्ट करना है स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, लेकिन उससे पहले हम जस्ट स्टेशनरी वेव जो है उसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। स्टेशनरी वेव जो है इसका इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारे दो मेन टॉपिक हैं, एक का नाम है स्टेशनरी वेव और दूसरा है डॉपलर इफेक्ट। दोनों से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आने के ज़ाहिर है मैक्सिमम चांस है, इस यूनिट से 2 मल्टीपल चॉइस आने हैं। एक तो कंफर्म डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड होगा, दूसरा स्टेशनरी वेव।
स्टेशनरी वेव से रिलेटेड अक्सर जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, इंफॉर्मेशन बेस्ड भी हो सकता है और न्यूमेरिकल भी हो सकता है, इसलिए इसको डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत है। अब पहली बात तो ये अभी अभी आपने पढ़ी थी कि जो स्टेशनरी वेव जो होती है ये जो है हमने कहा सिमिलर वेव जो है अगर सेम लाइन पे मूव करती हुई अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो और कंबाइन हो जाए, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग वहां पर स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर अगर गौर करें तो हमें पता है कि अगर लेट से कि ये एक दोनों एंड से हम बाइंड करके एक स्ट्रिंग को जो है वो खींच के छोड़ देते हैं, तो वहां पर जो है वो बेसिकली जो है एक स्टेशनरी वेव बन जाती है। अब स्टेशनरी वेव जो है उसको स्टेशनरी वेव क्यों कहते हैं और इसका अदर नेम स्टैंडिंग वेव भी होता है, वो क्यों कहते हैं, इसको भी हम जरा डिस्कस करते हैं। पहले छोटे छोटे पॉइंट्स जो है हमको डिस्कस कर लें। देखो स्टेशनरी वेव जो है कहता है देयर आर सम पॉइंट्स जो परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, उनको हम कहते हैं जी नोड्स। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये नोड्स हैं, जहां पर वो परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, ये नोड्स हैं। तो ये जो पॉइंट्स लगे हुए हैं ये वाले जो सेंटर पर ये वाले जो हैं वो क्या है, नोड्स हैं जहां पर जीरो डिस्प्लेसमेंट है। और कहता है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं वो क्या है, वो एंटी नोड्स हैं। तो ये वाले जो पॉइंट है कहता है जी ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये एंटी नोड्स को यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को शो करते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि दो नोड यहाँ पर याद रखना, जो आपने जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है कि नोड और नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है स्टेशनरी वेव में, ये हमारे कैलकुलेशन में काम आना है। हर दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय कितना होता है, वो 2 होता है। हर दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो लैम्डा बाय 2। देखें नोड्स के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, हर दो एंटी नोड्स के दरमियान, हर दो एंटी नोड्स के दरमियान भी डिस्टेंस जो है वो लैम्डा बाय 2 ही होता है। ठीक है जी। तो चाहे आपके पास जो है वो दो नोड्स हों, चाहे दो एंटी नोड्स हों, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 2 ही होता है। एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर एक नोड होगी और दूसरा एंटी नोड होगा, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 4 होता है। ठीक है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 4 होगा। अब यहाँ पर जो है अगर एक नोड ले लें और एक जो है वो एंटी नोड ले लें, तो उनमें जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना आएगा, वो लैम्डा बाय 4 आएगा। ठीक है, अब ये तीन बातें सिर्फ आपने अच्छे से याद रखनी है कैलकुलेशन करते हुए, तो ये बार बार थोड़ी बतानी है। तो नोड नोड में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, एंटी नोड में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, नोड और एंटी नोड में डिस्टेंस जो है वो लैम्डा बाय क्या होगा, 4 होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये सिंपल सिंपल सी बात है। डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव नोड्स एंड एंटी नोड्स लैम्डा बाय 2 और डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स एंड नेक्स्ट नोड जो है वो लैम्डा बाय 4 होगा। कहता है द पॉइंट्स बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है जो स्टेशनरी वेव के ऊपर दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान, लेट से कि ये दो पॉइंट नोड्स हैं, इनके दरमियान ये जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये जो डॉटेड लाइन में भी शो किए हुए हैं ये सारे, कहता है ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स बिटवीन द टू नोड्स है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन फेज होते हैं, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में होंगे। जो पॉइंट्स जो है बिटवीन द टू नोड्स होते हैं, हर दो नोड्स के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं वो कहता है दे आर इन सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। और इसके बाद देखो नेक्स्ट में कहता है द नोड ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट, तो एनर्जी कैनॉट फ्लो पास थ्रू दीज पॉइंट्स, hence energy remains standing in the medium between the two nodes and alternates between the potential energy and kinetic energy. What does it mean? अब जैसे मैं कह रहा था कि स्टेशनरी वेव को हम स्टेशनरी वेव क्यों कहते हैं, इस वजह से कहते हैं कि हर दो नोड्स के दरमियान जो है इस नोड से लेकर इस नोड तक जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। देखिए ना, सारे लूप एक जैसे बनते हैं। उसकी वजह क्या है कि हर दो नोड्स के दरमियान जो है वो एनर्जी जो है वो क्या रहती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है हर दो नोड्स के दरमियान। क्योंकि ऐसा लगता है कि एनर्जी जो है वो दो नोड्स के दरमियान, बुक ने वर्ड यूज किया हुआ कन्फाइंड, सो इट सीन्स एनर्जी रिमेन्स कन्फाइंड बिटवीन द टू नोड्स। इस वजह से हम इनको स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव का नाम देते हैं। अगर हम स्लो मोशन में इन स्टेशनरी वेव्स को देखें तो हमें ज़ाहिर है ये पैटर्न जो है वो स्टेशनरी नज़र आएगा। यही वजह है कि यहाँ पर इनको हम स्टेशनरी वेव्स का या स्टैंडिंग वेव्स का नाम दे देते हैं।
अच्छा, यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़, देखो बात ये है कि यहाँ हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये जो वेव है ये मूव नहीं कर रही, ये एनर्जी ट्रांसफर तो कर रही होती है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रांसफर तो कर रहे होते हैं, लेकिन हर दो नोड्स के दरमियान एनर्जी कांस्टेंट रहने की वजह से लूप जो है वो सिमिलर शेप के रहते हैं, हम कह देते हैं कि स्टेशनरी वेव है। लेकिन अगर इसकी मोशन पे गौर करें, अगर आप बिल्कुल स्लो मोशन में स्टेशनरी वेव को देखेंगे तो ऐसी नजर आएगी कि आपको यहाँ पर मूव करती हुई ऐसी वेव नजर आएगी। अगर आप स्लो मोशन में देखेंगे तो उसमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, और ये इंटर कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी और वो तेजी से इस तरह से मूव कर रही होगी जो कि एक लूप जनरेट कर रही है। तो अगर ये बहुत फास्ट हो जाए तो फिर हमें वो स्लो मोशन जो है वो क्या स्टेशनरी नजर आना शुरू हो जाती है। इस वजह से हम इसको नाम क्या दे देते हैं, स्टेशनरी वेव्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये लास्ट पॉइंट रह गया जी, कहते हैं जी एंटी नोड जहाँ हो वहाँ पर जो है एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट पर एनर्जी स्टोर जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी एंटी नोड पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। जबकि नोड के ऊपर जो है अगर हम बात करें तो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसको कह रहे हैं, तो नोड को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं, एंटी नोड को हम एक्सट्रीम पोजीशन भी कह सकते हैं। तो नोड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो आपने क्या करना है, इस स्टेशनरी वेव की जो बेसिक्स है इनको अच्छे से रिवाइज करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस टॉपिक को जैसे थ्योरी में पढ़ा था अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ रिवाइज करना है। इसको आपने जो है वो यूं कह लें कि दोबारा से ये वाला सॉल्व करना है, आपकी फिंगर टिप पे चीज़ें होनी चाहिए प्रॉपर थ्योरी और कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर मल्टीपल चॉइस की तरफ जाएंगे। कुछ एक तो एडिशनल चीज़ें भी आएंगी, ज़ाहिर है वो ए लेवल्स में है, यहाँ नहीं है, लेकिन आप लोगों को वो पता होनी चाहिए क्योंकि एमडी कैट के हवाले से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो गौर से सुनने की ज़रूरत होगी हर एक एक पॉइंट जो है इसका, स्पेशली जब हम मल्टीपल चॉइस की तरफ मूव करेंगे। सपोज करेंगे जी हमारे पास एक लेंथ है एल की ना, एक स्ट्रिंग है, उसको दोनों एंड से बाइंड किया हुआ और उसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो हम कह देते हैं एफ है। लेट्स से कि ये जी लेंथ जो है वो एक स्ट्रिंग थी हमारे पास, जिसकी जो लेंथ है वो हम कह रहे थे एल, लेंथ की एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग, और उसको हमने ना दोनों एंड से बाइंड किया हुआ इस तरह से। अब लेट से कि आपने दोनों एंड से उसको बाइंड कर दिया। अब इसके बाद कहते हैं कि टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो क्या है, एफ है। सो एफ इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो अगर हम क्या करें कि इस स्ट्रिंग को प्लग करके ऐसे खींच के छोड़ दें तो जाहिर है इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएंगी, स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। इन अदर वर्ड्स इसमें लूप जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब वो जो लूप है वो जाहिर है वो क्या कहलाते हैं, वो स्टेशनरी वेव ही हैं। तो कहते हैं कि उसमें ना लूप जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, हम कहेंगे कि स्टेशनरी वेव यहाँ पर डेवलप हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात ये है कि यहाँ पर जो है इसके फॉर्मूले में हम कहते हैं जी फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, हम फ्रीक्वेंसी जो है हमको कैलकुलेट करते हैं, बारी बारी जो है वो फ्रीक्वेंसीज को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हम मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग मैं आपको टॉपिक गो थ्रू करवा रहा हूँ। आप लोगों ने जो है इसको सारे को सॉल्व करके देखना है बार बार। सबसे पहले कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स जो है, जैसे मैंने कहा ऊपर आपको बेसिक्स में बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में आपको पता होना चाहिए नोड नोड में डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। एंटी नोड में डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। एंटी नोड और नोड में डिस्टेंस कितना होता है, λ/4। ये सिंपल सी बात है। अच्छा, अब देखो सपोज करें हम फर्स्ट यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो एक लूप जस्ट सिर्फ बना है, सपोज करें जस्ट एक सिंगल लूप बना है। अब एक लूप अगर सिर्फ बना है तो अब देखो कि इसके जो है इस एंड पे जो है, ये वाला एंड जो है यहाँ भी क्या बना, नोड, इस वाले एंड पे भी क्या बना, नोड, और नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, λ/2। इसका मतलब है जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, λ/2 के इक्वल होगी। तो चूंकि ये फर्स्ट लूप बना है इसलिए हम इसको λ1 कह देते हैं, तो λ1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2l। तो हमारे पास λ1 की वैल्यू आ गई क्या, 2l। अच्छा, अब जो हमारे पास वेव स्पीड जो स्पीड ऑफ वेव इन स्टेशनरी वेव है, इसका जो फॉर्मूला है वो है v इज इक्वल टू √f/m। इसके फॉर्मूले में भी खास बात है, ये जो f है यहाँ पर ये तो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, लेकिन m जो है ये मैस नहीं है।
यहाँ याद रखना है कि ये जो m है यहाँ पर ये मैस नहीं है, बल्कि m यहाँ पर जो है इसको हम कहते हैं ये मैस पर यूनिट लेंथ है। इसको है मैस पर यूनिट लेंथ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम जो है वो पर मीटर बनेगा। किलोग्राम पर मीटर इसका जो यूनिट है यहाँ पर वो किलोग्राम पर मीटर होगा। तो याद रखना है कि ये जो m है यहाँ पर ये बेसिकली जो है वो मैस को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैस नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये मैस पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। सो ये जो है v इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ओवर एम, बेसिकली ये क्या है, इट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड इन द स्टेशनरी वेव जो है। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट जो है, अब देखो अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ से फाइंड करते हैं, यानी फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जिसमें एक लूप बना था, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1 लैम्डा वन। यहाँ से लैम्डा वन किसके इक्वल आ गया हमारे पास, क्योंकि 2l के इक्वल आ गया है। कैसे 2l के इक्वल आई है पहले बता चुका हूँ, नोड नोड में डिस्टेंस जो है वो लैम्डा बाई 2 है, तो लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू l। यहाँ से लैम्डा वन किसके इक्वल आ गया, 2l के इक्वल, जो कि फ्रीक्वेंसी होती है v ओवर लैम्डा। तो f1 इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा वन, लैम्डा वन की वैल्यू पुट करें 2l, आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आ गई। एंड फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ गई, v ओवर 2l। और अगर हम यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दें, ये वाली वेव स्पीड वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें, v इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ओवर एम, यहाँ अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये बन जाती है। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा अब बहुत सारे एक्सेस स्टूडेंट्स वो पूछते हैं कि इनको हार्मोनिक्स क्यों बोलते हैं, ये जो हमारे पास जो है ये हार्मोनिक्स इनको क्यों बोला जाता है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, हम इनको क्यों बोलते हैं। इसकी रीज़न ये है कि ये जो हमारे पास जो है इफ हम कहें ऑल अदर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इफ ऑल अदर जो है फ्रीक्वेंसीज जो हैं, कहते हैं जी आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो देन हम कहते हैं कि बाकी जितनी भी अदर फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या कहलाती हैं, वो हार्मोनिक्स कहलाती हैं। तो हार्मोनिक हम इनको क्यों कहते हैं, अगर जो है ऑल जितनी भी अदर फ्रीक्वेंसीज हैं वो फंडामेंटल जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो हम इनको हार्मोनिक्स बोलेंगे। यानी फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, तो उनमें एक सीक्वेंस बन जाती है। तो इसलिए ना ऑल अदर फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड हार्मोनिक्स। आगे जाके मैं इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ कि हार्मोनिक्स में क्या है। सो लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम क्या कह देते हैं, लोवेस्ट पॉसिबल जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आई, v ओवर 2l। सिमिलरली जब दो लूप बनेंगे एक की बजाय, अच्छा एक जब दो लूप बनेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पर जो आपके पास ये नोड बन गया, यहाँ भी नोड बन जाएगा, सेंटर पे ये भी नोड है, तो अब यहाँ पर हर दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 क्या हो जाएगा, वेवलेंथ के इक्वल। जब तीन लूप बनेंगे तो यहाँ पर नोड, ये भी नोड है, ये वाला पॉइंट भी नोड है, ये वाला पॉइंट भी नोड है, तो अब इसका मतलब है टोटल जो लेंथ है वो 3 लैम्डा बाय 2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा इसी तरह से अगर जो है वो नेक्स्ट अगर 4 लूप्स बनेंगे तो जाहिर है उसमें जो है वो 2 लैम्डा के इक्वल लेंथ आ जाएगी। सो अब देखें कि अगर जब हम सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो उसमें जो है सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी में चूंकि वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो क्या आ जाती है 3/2l, तो आपके पास सॉरी लेंथ के इक्वल, तो आपके पास फार्मूला f2 क्या बनेगा, v ओवर l। इसी तरह से थर्ड के लिए जो है f3 v ओवर 2l हो जाएगा, फार्मूला वही है सिंपल, f2 v ओवर लैम्डा 2 हो जाएगा, f3 v ओवर लैम्डा 3 हो जाएगा, f4 v ओवर लैम्डा 4 हो जाएगा। तो आपने जस्ट वेवलेंथ की वैल्यूज पुट करते जानी है, आपके पास फ्रीक्वेंसीज आती जाएंगी। सेकंड हार्मोनिक के लिए आपने वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू एल पुट करना है, थर्ड हार्मोनिक के लिए 3/2 लैम्डा इज इक्वल टू एल पुट करना है, फोर्थ हार्मोनिक के लिए 2 लैम्डा पुट करना है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसीज आती जाएंगी। पहली फ्रीक्वेंसी आ गई थी v ओवर 2l, दूसरी आई है v ओवर l, थर्ड आएगी 3v ओवर 2l, फोर्थ आएगी इसी तरह से जो है वो 4v ओवर जो है वो 2v ओवर जो है वो 2l, यानी कि 2v ओवर l आ जाएगी, एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। अच्छा nth फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो आपका बनेगा nv ओवर 2l,
और यहाँ से अगर आप स्पीड की वैल्यू पुट कर दें ये आ जाएगा। जैसे मैं अभी ऊपर कह रहा था कि एफ एन इज इक्वल टू एन एफ वन, ये वाला जो फॉर्मूला आपने nth फॉर्मूला निकाला है, ये देखो ये सीक्वेंस बन गई ना हमारे पास। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करूं तो फर्स्ट हार्मोनिक आ जाएगी, n की वैल्यू यहाँ मैं 2 पुट करूं सेकंड हार्मोनिक आ जाएगी, n की वैल्यू जो है वो इसमें जी अगर n की वैल्यू जो है अगर हम 3 पुट करें तो थर्ड हार्मोनिक आ जाएगी, n की वैल्यू 4 पुट करें फोर्थ हार्मोनिक आ जाएगी एंड अप टू सो ऑन। तो ये तो है ही बड़ा सिंपल। अच्छा अगर यही सी फॉर्मूले में अगर मैं v ओवर 2l कॉमन ले लूं एंड बाहर निकाल लूं तो v ओवर 2l क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने अभी कहा अगर ऑल अदर फ्रीक्वेंसीज हैं, बाकी सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हों तो उनको क्या बोलेंगे, हम उनको हार्मोनिक्स बोलते हैं। यही वजह है कि उनको हार्मोनिक्स बोल रहे होते हैं। अच्छा अब देखो कि हमारे पास जो है ये nth फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। अब आपने कोई भी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ना, सेकंड करनी है एन 2f1 हो जाएगा, थर्ड करनी है 3f1 हो जाएगा, फोर्थ फाइंड करनी है 4f1 हो जाएगा, फाइव फाइंड करनी है वो 5f1 हो जाएगा एंड अप टू सो ऑन। तो ऑल अदर फ्रीक्वेंसीज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। अच्छा इसका जो nth फार्मूला वेवलेंथ का ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ना वेवलेंथ आपने कहा कि यहाँ पर बनी लैम्डा बाई 2 यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2l, फिर यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू l बन गया, यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू 2/3l आ जाएगा, यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू l/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर गौर करें तो आपके पास वेवलेंथ का nth फार्मूला बनेगा 2l ओवर n। n की वैल्यू 1 पुट करोगे फर्स्ट वेवलेंथ आ जाएगी, 2 पुट करेंगे सेकंड वेवलेंथ आ जाएगी, 3 पुट करेंगे थर्ड वेवलेंथ आ जाएगी। अच्छा यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात गौर करें, अगर हम यहाँ पर जो है हाँ जी ये अगर हम नंबर ऑफ लूप्स वो बढ़ाते जाएंगे, अगर नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जा रहे हैं तो अगर आप देखो तो वेवलेंथ कम होती जाएगी। जो जो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जाएंगे वेवलेंथ जो है वो कम होती जा रही है। नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जाने हैं तो वेवलेंथ याद रखना कम होती जाएगी। जैसे इस डायग्राम में गौर करो, नंबर ऑफ लूप जो जो बढ़ते जा रहे हैं वेवलेंथ जो है वो कम होती जा रही है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ गौर से सुनिएगा क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस में अक्सर आता है। यहाँ पर जो है ये याद रखने वाली बात ये है कि स्ट्रिंग के केस में, अभी हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला, स्टेशनरी वेव इन द स्ट्रिंग जो है। तो स्ट्रिंग के केस में अगर देखें तो यहाँ ये नोड है, यहाँ ये भी नोड है और ये एंटी नोड है। तो अब जरा गौर करो, नोड 2 है एंटी नोड 1 है। यहाँ अगर गौर करें तो नोड जो है वो 3 होंगे इधर, और यहाँ एंटी नोड कितने हैं, वो 2 है, एंटी नोड 2 है। आगे देखें तो नोड 1 2 3 4 जबकि एंटी नोड 1 2 और 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग के केस में जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो हमेशा एंटी नोड से एक हमेशा जो है वो ज्यादा होना है। ठीक है जी, फिर से याद रखें, इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग जो है नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं वो एंटी नोड से हमेशा एक ज्यादा होते हैं, या एंटी नोड हमेशा नोड से एक कम होते हैं। आप क्वेश्चन में ना अक्सर एग्जामिनर आपको ट्रैप करने के लिए यूं भी कह सकता है, गौर से सुनिएगा स्टेटमेंट, वो आपसे कहेगी कि ये बताएं द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव फाइंड करें इन केस ऑफ ए स्ट्रिंग जब 2 नोड और एक एंटी नोड बनाओ। इसका मतलब है वो आपसे फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। कभी कभी स्टेटमेंट में वो कह देगा कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव व्हेन देयर आर 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड ऑन द स्ट्रिंग। जब 2 एंटी नोड बने होंगे और 3 नोड बने होंगे, इसका मतलब वो सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, यानी नंबर ऑफ लूप्स 2 हैं उस वक्त। ठीक है, तो इस तरह की स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज करके ट्रैप कर सकता है एग्जामिनर। इंशाल्लाह आप ट्रैप नहीं होंगे। अब इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं जी। सपोज करें अब क्वेश्चन जो है वो बड़े सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है एफ एन इज इक्वल टू एन एफ वन, इसका यूज आपने अच्छे से सीखना है। ये वाला जो फॉर्मूला है इसका यूज आपको अच्छे से आना चाहिए, अक्सर पेपर में जो है ये पूछा जाता है। स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रिंग लेट्स से जी वाइब्रेटिंग इन 4 लूप्स विद 120 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। अच्छा यहाँ पर जो है ये 120 जो गिवन है ये आपको F4 गिवन है, जो कि नंबर ऑफ लूप्स जो है वो आपको 4 गिवन है। इसका मतलब है कि ये n की वैल्यू है और ये आपको Fn की वैल्यू गिवन है। ये जो है ये नंबर ऑफ लूप्स आपको 4 अगर गिवन है
तो ये F4 की वैल्यू होगी। आपको अगर F1 फाइंड करना है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Fn इज इक्वल टू एन F1, यहाँ से F4 इज इक्वल टू 4F1, F1 इज इक्वल टू F4 ओवर n। तो F4 आपको कितना बताया हुआ 120 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लूप्स कितने बताए हुए 4, आपके पास 30 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये है कि आपको इस तरह का सिंपल क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लेट से आपसे पूछा स्टेशनरी वेव जो है वो हैविंग लेंथ आपको बताई हुई है उसने, लेट से जी लेंथ आपको बता दी 1.6 मीटर, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। और इसमें जो है वो वाइब्रेटिंग इन, लेट से वो कह रहा है 4 लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स आपको बता दिए और लेंथ टोटल बता दी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो बता दी। तो कहता है जी स्ट्रिंग की ना आप बताएं कि वेवलेंथ कितनी होगी। तो फॉर्मूला आपने क्या यूज करना है, लैम्डा एन इज इक्वल टू 2l ओवर n। 2 लेंथ आपको जो गिवन है 1.6 वो वैल्यू पुट करें, 4 से डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेट से ये आंसर आपका कितना आ गया 0.8 मीटर आंसर आ गया। तो सिंपल है। कभी कभी ये आपको जो है सेंटीमीटर में भी दे सकता है, तो आप उसका यूनिट उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन हो सकता है सिमिलरली जी इस तरह का क्वेश्चन, लेट से जी आपसे कहा जाए कि इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, ठीक है, इंक्रीज हो गया 4 टाइम्स, कीपिंग द लेंथ कांस्टेंट, देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब बड़ा सिंपल है जी, f इज इक्वल 1/2l अंडर रूट f ओवर m होता है। फिर आपको ये कंप्लीट फॉर्म में फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि टेंशन जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, कीपिंग द लेंथ कांस्टेंट। आपने लेंथ को मैस पर यूनिट लेंथ और मैस कांस्टेंट रखा हुआ है। अच्छा, अब ये जो अंडर रूट 4 है तो ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा 2, अब बाकी अंदर रह जाएगा 1/2l अंडर रूट f ओवर m। मैं बार बार कह चुका हूँ जो फॉर्मूले का पार्ट होता है उसको कभी भी कैंसिल आउट नहीं करना। ये 1/2l, ये जो 2 है ये फॉर्मूले का पार्ट है, इसको उधर ही रहने देना है। तो ये टोटल जो है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो इसका मतलब है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो अब पहले आपको कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन थी 100, अब कितनी हो जाएगी 2 × 100, कितनी 200। अच्छा, एक और बात यहाँ नोट करें, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जाएंगे तो वेवलेंथ कम होती जाएगी। अगर वेवलेंथ कम होती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी ने बढ़ना है। तो और कभी कभी जो है वो आपको क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कहा जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड हार्मोनिक बताएं इनमें से क्या होगी। तो जाहिर है फर्स्ट हार्मोनिक से सेकंड हार्मोनिक ज्यादा होगी, सेकंड हार्मोनिक से थर्ड हार्मोनिक की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये याद रखना आपने कि फ्रीक्वेंसी चूंकि बढ़ती जाती है, इस वजह से आंसर्स प्रिडिक्ट करने में आपको आसानी हो जाएगी अगर आपने ये पॉइंट याद रख लिया तो। नेक्स्ट है जी आपके पास ओपन ऑर्गन और क्लोज ऑर्गन पाइप। ये बड़ा सिंपल है, ये वैसे ही है जैसे हमने स्टेशनरी वेव्स की बात की है, इसलिए मैं इसको जल्दी से गो थ्रू कर दूंगा। ओपन ऑर्गन का मतलब है ऐसा पाइप जो दोनों एंड से ओपन हो। ओपन ऑर्गन पाइप कौन सा होता है, जो दोनों एंड से ओपन हो, वो क्या कहलाता है ओपन ऑर्गन पाइप। और दोनों एंड से अगर एक एंड से क्लोज हो तो वो क्या कहलाता है क्लोज ऑर्गन पाइप। इस पूरे टॉपिक में थ्योरेटिकली अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट लेना है, थ्योरेटिकली इसको सॉल्व करके देखना है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, आप इजीली जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। याद रखना है जो ओपन एंड होता है वहां पर हमेशा एंटी नोड बनता है। ओपन एंड जहां भी होगा वहां हमेशा एंटी नोड बनेगा, और जो क्लोज एंड होगा वहां हमेशा नोड बनेगा। मैंने फिर से बोला, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रख लें, आपका जो ये स्टेशनरी वेव इन द एयर कॉलम वाला टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या, ओपन एंड जहां भी होगा ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनना है और क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनना है। बाकी सारी वही बातें हैं, नोड नोड में डिस्टेंस λ/2, एंटी नोड में डिस्टेंस λ/2, नोड एंटी नोड में λ/4, बस ये बातें वही हैं, बाकी सारी आपकी सिंपल उसी तरह से सॉल्व हो जाएगी। तो याद रखना है कि ओपन एंड में हमेशा एंटी नोड बनना है, क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनना है। ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए जी, अगर ओपन ऑर्गन वाला पाइप है यानी दोनों एंड से ओपन है, तो जैसे मैंने यहाँ कहा वी मस्ट गेट एन एंटी नोड एट ओपन एंड, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनना है। तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए क्योंकि यहाँ एंटी नोड बना है इधर भी एंटी नोड बना है, तो एंटी नोड और एंटी नोड में जो डिस्टेंस है, यहाँ अगर एंटी नोड बने इस वाले पॉइंट के ऊपर, इधर भी एंटी नोड बने एंटी नोड और एंटी नोड में डिस्टेंस कितना होता था λ/2, इसका मतलब है लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2l।
तो यहाँ से लैम्डा 1 क्या आ जाएगा 2l। ये जो हमारा केस है स्टेशनरी वेव इन द एयर कॉलम यानी ओपन एंड वाला, ये वही है जो स्ट्रिंग वाला केस है, इसमें वही फॉर्मूले आएंगे जो स्ट्रिंग वाले होंगे। तो लैम्डा 1 अगर 2l आ गया आपका, तो f1 यहाँ से v ओवर लैम्डा 1, तो f1 आपका आ जाएगा v ओवर 2l। तो फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी v ओवर 2l। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। सेकंड हार्मोनिक इसी तरह से। अब यहाँ पर जो है ओपन एंड में फिर एंटी नोड बनना है, इधर भी एंटी नोड ही बनेगा, लेकिन दो लूप कंप्लीट हो गए, हाफ लूप इधर आ गया, हाफ लूप इधर आ गया। इसका मतलब है लैम्डा इज इक्वल टू एल आएगा। अगर आप काउंट करना चाहें आप काउंट भी कर सकते हैं। ये आपके पास एंटी नोड है, ठीक है, यहाँ आपके पास नोड है, यहाँ आपके पास नोड है, यहाँ आपके पास एंटी नोड है। तो आप काउंट भी कर सकते हैं। कैसे काउंट करेंगे? नोड और एंटी नोड में डिस्टेंस कितना है? लैम्डा बाय कितना है जी 4, ठीक हो गया, प्लस नोड नोड में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, नोड एंटी नोड में अगेन डिस्टेंस लैम्डा बाय कितना 4। अगर आप इन सब को सम कर देंगे तो आपके पास आंसर लैम्डा आ जाएगा। इसका मतलब है लैम्डा इज इक्वल टू एल आ गया, ठीक है। तो सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी यहाँ से फाइंड हो जाएगी आपकी, ठीक हो गया जी। तो एम लैम्डा 2 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? एल के इक्वल। तो यहाँ से लैम्डा बाय 2 ओवर 4, लैम्डा 2 ओवर 2, लैम्डा 2 ओवर 4, तो ये वेवलेंथ के इक्वल आ जाएगा। तो लैम्डा 2 एल आ गया आपके पास। f2 इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा होती है, वैल्यू पुट करें, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा v ओवर l आ जाएगा, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं जी फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। अभी मैं ओवरटोन की बाद में बात करता हूँ, अभी सिर्फ हम फ्रीक्वेंसी जरा पहले देख लें। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा 2/3 आएगा। सेम स्ट्रिंग वाला केस है, जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था वही सेम यहाँ केस है। तो लैम्डा 3 आपके पास 2/3l आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो बनेगी 3v/2l, आपका पास आंसर आ जाएगा। और f3 जो है वो 3f1 के इक्वल होगी। इसको हम कहेंगे ये सेकंड ओवरटोन है, या इसको हम कहेंगे ये थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब है nth फॉर्मूला वही बनेगा जो स्ट्रिंग के केस में हमने कहा था, fn इज इक्वल टू nf1। और यहाँ n की वैल्यूज आपने क्या लेनी है? 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। 1 का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 2 का मतलब सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, 3 का मतलब फोर्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी एंड अप सॉरी थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, ये केस वही है जो हमने स्ट्रिंग का केस पढ़ा है, उसी तरह ही है। इसमें भी वही वैल्यूज आ रही हैं, v/2l, आगे v/l, 3v/2l एंड अप टू सो ऑन। इसका फॉर्मूला भी वही बन रहा है, fn इज इक्वल टू nf1, और इसका nth फॉर्मूला जो है वो भी वही बनेगा जो हमने स्ट्रिंग के केस में पढ़ा था, fn जो है इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला। इसमें जो है वो इसका nth फॉर्मूला भी सेम ही बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो केस है हमारे पास, जिसको हम ओपन ऑर्गन वाला पाइप जो वाला केस कह रहे हैं, इसमें जो है वो हमारे पास fn इज इक्वल टू nv/2l यानी fn इज इक्वल टू nf1। ये दोनों फॉर्मूले वही हैं जो स्ट्रिंग में पढ़े थे, यहाँ भी एप्लीकेबल हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें गौर करें इस वाले में तो यहाँ एंटी नोड 2 बन रहे हैं, नोड 1 बन रहा है। यहाँ एंटी नोड 1 2 3 बन रहे हैं, नोड 2 बन रहे हैं। ओपन ऑर्गन वाले पाइप में एंटी नोड हमेशा नोड से एक ज्यादा होगा। ओपन ऑर्गन वाले केस में एंटी नोड जो है हमेशा नोड से एक ज्यादा होगा, ये यहाँ पे याद रखना आपने। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्लोज ऑर्गन। क्लोज ऑर्गन का मतलब है जो एक एंड से क्लोज होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो ओपन एंड होता है वहां पर जो है वो बनता है एंटी नोड, लेकिन क्लोज एंड पे हमेशा क्या बनना है? नोड बनना है। ओपन एंड पे एंटी नोड और क्लोज एंड पे हमेशा नोड। अगर ये क्लोज एंड है, यहाँ से इसको क्लोज किया हुआ है, तो यहाँ पर हमेशा नोड बनेगा। ओपन एंड जो है वहां पर क्या बनेगा? एंटी नोड बनेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये नोड है और ये एंटी नोड है, तो नोड और एंटी नोड में जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? λ/4 होता है। तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा? 4l बनेगा, ठीक है जी। इसलिए आपकी जो फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है f1 इज इक्वल टू v/λ1 4/v/4l आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जब सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी फाइंड करोगे तो क्लोज एंड पे तो नोड ही बनना है, ओपन एंड पे अगेन एंटी नोड ही बनेगा, तो ये 1.5 लूप बनेगा। इसका मतलब है यहाँ अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे उसी तरह से ये नोड है, ये भी नोड है, ठीक है, ये आपका एंटी नोड है। तो नोड और नोड में डिस्टेंस λ/2,
नोड एंटी नोड डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 क्या हो जाएगा 3/4 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा 4/3L आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 4/3L बन रहा है सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के लिए। अच्छा जी, सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगी 3/4L। थर्ड हार्मोनिक जो है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे इसी तरह से, वो आ जाएगी 5/4L एंड अप टू सो ऑन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है जो nth फार्मूला बनेगा उसी तरह Fn इज इक्वल टू Nv/4L या Fn इज इक्वल टू Nf1, यहाँ भी फार्मूला वही एप्लीकेबल होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप था वहां पर हम कह रहे थे कि n की वैल्यूज हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आपके पास जो है जो nth फार्मूला है उसमें हम जो वैल्यूज ले रहे हैं कि वो 1 3 5 सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स। आपकी बुक के टॉपिक में लास्ट लाइन जरा गौर से पढ़िएगा, वहां पूछा हुआ बुक ने पूरी क्वेश्चन के विच इज रिचर इन हार्मोनिक, इसमें हार्मोनिक्स ज्यादा होती हैं। तो ओपन लूप वाले में हार्मोनिक्स ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो है। यहाँ पर चूंकि सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ले रहे होते हैं, वहां पर 1 2 3 4 5 सारी ले रहे होते हैं, इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, मैं इसको जरा थोड़ा एक्सटेंड करूं और आपसे शेयर कर दूं कि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इन केस ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, तो एन की वैल्यू जो है वो आप क्या रखोगे, आप एन की वैल्यू ना 1 रखेंगे, ऐसे ही है। अगर कोई पूछे सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, तो आप एन की वैल्यू क्या रखोगे 3 रखेंगे। ये सेकंड हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। अगर कोई आपसे पूछे थर्ड हार्मोनिक फाइंड करें, तो आप एन की वैल्यू क्या रखोगे 5 रखोगे। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां एग्जामिनर आपको ट्रैप कर सकता है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो तो उसमें जो एन की वैल्यूज हैं वो 1 3 5 7 है, ऑड है। तो फर्स्ट पे फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 3 पे सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, 5 पे थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, 7 पे 4 हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, 9 पे 5 हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होगी एंड अप टू सो ऑन। तो याद रखना है यहाँ सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आप ले रहे होते हो, तो एन की वैल्यू लेते वक्त आपने ख्याल रखना है। अब आते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, वो क्या है कि ओवरटोन किसको बोलते हैं, ओवरटोन क्या होती है। और अक्सर पेपर में ओवरटोन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ओवरटोन का मतलब होता है, देखो F1 जो है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसके अलावा बाकी सारी इसकी इंटीग्रल मल्टीपल है। F1 के अलावा बाकी सारी फ्रीक्वेंसी जो है उनको क्या कहते हैं ओवरटोन। जैसे देखो, पहली फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बाकी सारी ओवरटोन्स हैं। इसका मतलब है F2 को हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन, F3 को हम क्या कहेंगे सेकंड ओवरटोन, F4 को आप क्या बोलोगे थर्ड ओवरटोन, F5 को क्या बोलेंगे फोर्थ ओवरटोन एंड अप टू सो ऑन। फर्स्ट वाली छोड़ देनी है, फर्स्ट वाली के अलावा बाकी सारी ओवरटोन होती हैं। तो F2 जो है ये फर्स्ट ओवरटोन को रिप्रेजेंट करती है, F3 सेकंड ओवरटोन को रिप्रेजेंट करती है, F4 थर्ड ओवरटोन को रिप्रेजेंट करती है एंड अप टू सो ऑन। अब सपोज करें आपसे लेट्स से क्वेश्चन पूछा, ये बताएं इफ द लेंथ ऑफ ए कॉलम जो है एयर कॉलम, ये आपसे उसने पूछा है कि ये बताओ कि वो है जी क्लोज ऑर्गन पाइप में 2 मीटर लेंथ 2 मीटर है and stationary wave in vibrating through it with a speed उसकी 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन बताएं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले नोट करना है कि ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात कर रहा है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे Nv/4L, लेकिन यहाँ n की वैल्यू सिर्फ ऑड लेनी है हमने 1 3 5 7। फर्स्ट छोड़ देंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फर्स्ट ओवरटोन के लिए n की वैल्यू 3 होती है, सेकंड ओवरटोन के लिए n की वैल्यू क्या होती है 5 होती है। इसका मतलब अगर उसने सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी पूछी है तो मुझे n की वैल्यू यहाँ पर क्या लेनी चाहिए, n की वैल्यू मुझे 5 लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू 5 रख के आपसे पूछूंगा 5 इंटू v की वैल्यू 300, l की वैल्यू पुट करें, आप इसको सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। सो याद ये रखना आपने कि इस तरह के क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाए
कि आप फर्स्ट ओवरटोन फाइंड करें, सेकंड ओवरटोन फाइंड करें, थर्ड ओवरटोन फाइंड करें। जो आपका ओपन ऑर्गन है वो तो बड़ा सिंपल है,